वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक ऐसी विभूति जिसने भारत के डिग्निटी के लिए कार्य किया, भारत के स्वाभिमान के लिए कार्य किया, उसी को डिग्निटी के रूप में लेते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, भारत के प्रति भारतीयों में प्रेम बढ़े, इसके लिए कार्य किया। और उन्होंने ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जीवन का और जिस पर भारत के राजनैतिक आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले नायकों में जिस बात का की झलक हो, और ऐसा वो सारी बातें स्वामी विवेकानंद जी के वाक्यों में, उनके संदेशों में नजर आती हैं। एक नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो अनायास मन में एक श्रद्धा का भाव आता है। एक व्यक्ति जिसने समाज के एक वंचित वर्ग को मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया। और वहाँ भी एक वर्ड यूज होता है, संविधान में भी है, इसकी चर्चा होती है, डिग्निटी। तो एक दलित वर्ग, जिसको हम कहते हैं वंचित वर्ग, मैं कहना ज़्यादा चाहूँगा, हालांकि कास्टिस्ट जो सोसाइटी होती जा रही है, जिसमें विभाजनकारी जो शक्तियां हैं वो चाहती हैं कि समाज टूटे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो सर्वेंट के रूप में, गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में, कहीं ना कहीं इस बात का रिफ्लेक्शन उनकी भाषा में इतना आ चुका है कि बिना व्यक्ति के बैकग्राउंड को जाने हुए कुछ भी कमेंट पास करते हैं। खैर, मेरा विषय वो नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी डिग्निटी की बात की, इंडिविजुअल डिग्निटी की बात की। और मेरा मानना है, डिग्निटी को मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो मैथमेटिक्स में कैलकुलस होता है, कैलकुलस में डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है। और मेरा मानना है कि जो डिग्निटी है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट का इंटीग्रेशन अगर कर दें तो ईगो है। तो टू मच ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट बिकम्स द ईगो। एक थोड़ा सा प्रयास है, अपने जो मेरी छोटी सी समझ है उसमें मैं इसको व्यक्त कर रहा हूँ। तो हमको सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में डिफरेंस करना की ज़रूरत है मेरी समझ के अनुसार। तो हमको सेल्फ रिस्पेक्ट, तो इंडिविजुअल की के सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, और वो कम्युनिटी के सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, एक वर्ग के सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर बात करते हैं। और जब हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो वो एक समय था, एक समाज था जिस समय अंग्रेज कॉलोनिज्म का दौर था। और इसके पहले भी भारत में तमाम आक्रांता, इन्वेडर्स, चाहे वो ग्रीक हो, यवन हो, मुगल हो, टर्किस हो, अफगानी, बस तमाम है, एक बहुत लंबी लिस्ट है। और उन लोगों ने अटैक किया, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, सब को तहस नहस करने का प्रयास किया। और फिजिकल हार्म और जितना भी ब्रूटल हो सकता था उन सब लोगों ने किया, उसके बहुत सारे साक्ष्य नजर आते हैं। खैर, ये भी मेरा विषय नहीं है। अंग्रेजों के काल में सबसे अधिक जो डैमेज किया गया, जिसको अभी तक हम रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो है हमारी डिग्निटी, हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया। हम इस देश की संस्कृति से एक प्रकार से उसका प्रभाव जो मैं देख पा रहा हूँ, घृणा करने लगे। और जब भी इस संस्कृति की कोई बात होती है तो नाक बाँह सिकोड़ने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। और ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद के विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक स्टूडेंट के रूप में मैं देखूं तो मैं बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी के फोटोग्राफ्स, मतलब बहुत सारे लोगों के फोटोग्राफ्स हमारे स्टडी टेबल पर हुआ करता था, जिसमें गांधी, नेहरू और राणा प्रताप से लेके भगत सिंह से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग के फोटोग्राफ्स, कुछ सिलेक्टेड फोटोग्राफ हम रखते थे। कैलेंडर वगैरह रखने का एक परंपरा थी। तो उस समय तो कुछ अनायास ही कुछ नामों के पीछे बहुत सारे नाम इसमें छूट भी जाते थे। तो अब ऐसे समय में हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र की डिग्निटी के लिए काम किया, और इसलिए अब ऐसे बहुत सारे लोग के प्रति मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो रहा है, जाग रहा है अभी भी। मतलब एक बचपन का 55 साल का होने के बाद भी एक जो बच्चा है वो जीवित है, क्यूरियोसिटी है, जानने की क्यूरियोसिटी है, क्योंकि उनके बारे में नहीं जान पाए। एक टीचर के रूप में भले ही हम हूँ, एक स्टूडेंट का मन जिंदा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं इन डिग्निटी
की बात स्वामी विवेकानंद करते हैं। और वो डिग्निटी जब वो विदेश भ्रमण पर जाते हैं, जब भारत में वो थे और भारत का भ्रमण किया पहले तो, और वो स्थान जहाँ पर उन्होंने तपस्या की, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वहाँ पर वो समुद्र की लहरों से लड़ते हुए उस स्थान पर गए, और फिर वहाँ पर उन्होंने तपस्या की, उनको आध्यात्मिक जो ऊर्जा मिली, और उस ऊर्जा के बदौलत और गुरु के आशीर्वाद से वो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, भारत को समझने का प्रयास करते हैं, जिसको बाद में महात्मा गांधी भी पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो आधुनिक जो नेता हुए, मतलब जो उस दौर के जो नेता हुए, उन सबको कहीं न कहीं ऊर्जा मिली। इवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी स्वामी विवेकानंद से काफ़ी वो ऊर्जा उनको मिली, जो कि उनके लेखन में कहीं न कहीं उनकी उन्होंने चर्चा किया है, जो मैंने खुद पढ़ा है। तो ऐसे लोगों को ऊर्जा देने का काम किया। सबसे बड़ा कार्य जो स्वामी विवेकानंद का है, जिसको मैं जो समझता हूँ, वो है वेस्ट के मन में भारत के प्रति जो हीन भावना थी, भारत के प्रति जो उनके अंदर सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स था। रुडयार्ड किपलिंग कहा करते थे, ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट, वेस्ट इज वेस्ट बेस्ट। बेस्ट कहने का मतलब था, वेस्ट कहते थे लेकिन उसका मतलब था BEST बेस्ट। तो वो जो पूरे लेखन में दिखाई देता है, कॉलोनियल जो राइटर्स थे उनके लेखन में, जो कॉलोनियल रूलर्स थे, जो कॉलोनियल जजेस थे, उनके लेखन में, उनके जजमेंट में जो दिखाई देता है कि भारतीय रेस, भारतीय संस्कृति, भारत का कलर, तमाम तरह के बेसिस थे डिस्क्रिमिनेशन करने के। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने यहाँ के लेखन को गंदा किया। यहाँ जो राइटिंग थी, यहाँ के जो स्क्रिप्चर्स थे, उसमें मिलावट करके भारतीयों के मन में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डाला। उसका असर अब भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे जिनमें राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव नहीं है, समाज के प्रति के प्रति लगता है कि जो कुछ भी मेरा है वो अच्छा नहीं है। इस तरह की तमाम चीज़ें हमको नज़र आती हैं। और ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद का जो शिकागो का जो है, कि मात्र 2 मिनट उनको बोलने के लिए दिया गया, क्योंकि ये भारतीय क्या बोल सकता है, इस तरह की भावनाएं थी, इसके अंदर क्या कंटेंट हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने अपनी बात कही, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इसके बाद जो लगातार क्लैपिंग हुई, इसके बाद पूरे उनके बहुत सारे व्याख्यान हुए वहाँ पर, उन्होंने बहुत जगह पर अपनी बातें रखी, बहुत सारे लोग और सबसे बड़ी बात है कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात। अब मैं थोड़ा-सा फिर वापस आ रहा हूँ, होनहार विद्वान के होत चिकने पात। जब एक बार अपने घर में वो अपनी माँ को माँ ने चाकू माँगा, तो जब चाकू माँ को दे रहे थे, वो नाइफ़, तो उन्होंने जो शार्प वाला हिस्सा था, उसको अपनी तरफ रखा, और माँ को जो चाकू का जो दूसरा हिस्सा, जिसे पकड़ा जाता है, हैंडल जिसको कहते हैं, तो हैंडल का हिस्सा मदर की तरफ किया। तब उनकी माँ ने कहा था, बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तेरे अंदर इतनी छोटी उम्र में जो तुम्हारे अंदर ये भावना है कि तुमने धार वाला हिस्सा अपने पास रखा, काटने वाला हिस्सा अपने पास रखा, इसलिए कि माँ को कहीं चोट न लग जाए, माँ का हाथ न कट जाए। ये जो तुम्हारी सोच है, ये जो केयर वाली जो प्रवृत्ति है, वो तुमको बहुत आगे बढ़ेगी। तो ये चीज़ थी कि बचपन में अगर नर्चरिंग ठीक हो बच्चों की, तो निश्चित रूप से बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे स्वामी विवेकानंद को आज मेरी ये श्रद्धांजलि है। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर एक छोटी सी बात, मैं अपने अज्ञानतावश अगर कोई त्रुटि हो, उसको क्षमा मैं मांगता हूँ, क्योंकि वो इतनी बड़ी विभूति थे, और वो हमेशा जो भी उनको पढ़ेगा, वो उसके दिल में देश के प्रति, समाज के प्रति एक आग पैदा होगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सॉरी, मैं आपको दिखाने के लिए था, इंटरनेट ब्राउजिंग पर मैं दिखाने वाला था, मैं भूल ही गया। चलिए तो मैं दिखाता हूँ। देखिए, स्वामी विवेकानंद के थॉट्स मेरे मन में आया था, थॉट्स, मैं थॉट्स क्या दिखाऊंगा, मैं तो खुद ही बोलने लगा। चलिए, तो कोर थीम्स ऑफ हिज फिलॉसफी क्या थे? स्ट्रेंथ एंड सेल्फ रिलायंस, डिविनिटी ऑफ ऑल beings, the power of thought and practical Vedanta, and fearlessness, यूनिवर्सल वननेस, और जिसकी ये बात हम करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारी संस्कृति कहती है, एजुकेशन एंड आइडियलिज्म, ये तमाम तरह की बात है, और बहुत सारे विचार हैं। मैं एक्चुअली इन विचारों को ही पढ़ने के लिए आया था, लेकिन इतनी सारी बातें हो गई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।